चुंबकत्व मापी, है ना। कल हमने चुंबकत्व मापी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को देखा था, विक्षेप चुंबकत्व मापी के बारे में देखे थे, है ना। विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से हम क्या करते हैं, दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करते हैं, ठीक है। इसके हमने दो विधियां देखा, है ना। पहली विधि जो कौन सी है, हाँ पहली विधि बिल्कुल सही है ना, ठीक है। पहली विधि है विक्षेप विधि, ठीक है। उस विधि से हमने क्या किया, गॉस की 10A स्थिति, गॉस की 10B स्थिति, उसके लिए हमने सूत्र की स्थापना किया और उसके साथ साथ हमने प्रेक्षण सारणी देखा कि किस तरीके से विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से विक्षेप विधि से हम क्या करते हैं, दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करते हैं। आज हम विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से शून्य विक्षेप विधि में दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने की विधि देखेंगे, जिसमें गॉस की 10A स्थिति और गॉस की 10B स्थिति दोनों पर हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो शून्य विक्षेप विधि, शून्य विक्षेप विधि में पहला गॉस का 10A स्थिति, ठीक है, गॉस का 10A स्थिति। शून्य विक्षेप विधि में हम सबसे पहले गॉस के 10A स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। तो गॉस का 10A स्थिति में हम जानते हैं कि हमारा जो चुंबकत्व मापी होता है वो कैसा होता है, हमारा जो चुंबकत्व मापी होता है वह पूर्व पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। और चुंबक तो पूर्व पश्चिम दिशा में ही हो गई, ठीक। तो जो गॉस की 10A स्थिति जो होता है उसमें हमारा विक्षेप चुंबकत्व मापी जो होता है वो पूर्व पश्चिम दिशा में उसको हम समंजित करते हैं। यहाँ पे दिक्सूचक बॉक्स होता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, चुंबक को लेकर आते हैं, ठीक। चुंबक को जब हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक, तो यहाँ पर आप जानते हैं या देख रहे हैं कि ये जो है कौन सी स्थिति में है, चुंबक की जो सुई है उसके सापेक्ष, चुंबक के सापेक्ष चुंबक की सुई अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। इसलिए इसको गॉस की कौन सी स्थिति कहते हैं, 10A स्थिति कहते हैं, ठीक। तो इस स्थिति में जब हम पहले चुंबक को लेके आते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, है ना, चुंबक में विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। चुंबक में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से विक्षेप जो है उत्पन्न होगा जब हम पहले चुंबक को लेके आएंगे तो, ठीक। इसी तरीके से जब हम इसकी दूसरी ओर क्या को लेके आते हैं, दूसरा चुंबक को लेके आते हैं, तो जो विक्षेप यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ये दूसरा चुंबक उसकी विक्षेप को क्या कर देता है, पुनः प्रारंभिक स्थिति में ला देता है या उसकी विक्षेप को निरस्त कर देता है ना। और ये जो चुंबक की सुई में जो विक्षेप हुआ है पहले चुंबक के कारण, ये कहाँ आ जाता है, यह पुनः 0 में आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम दूसरे चुंबक को यहाँ क्या करते हैं, जब लेकर आते हैं, ठीक है, और इतनी दूरी पर रखते हैं कि इनका विक्षेप क्या हो जाए, पुनः 0 हो जाए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको शून्य विक्षेप विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रयोग या इस गॉस की 10A स्थिति के लिए चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करना है, तो इसके लिए हम जो चुंबक लेंगे, इन चुंबकों को मान लेते हैं, मान, है ना। पहला चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपको पता है ना, M1 लिखते हैं, ठीक। उसी तरीके से पहला चुंबक का प्रभावी लंबाई कितना है, 2L1, ठीक है ना। D1 दूरी पर, है ना, मध्य बिंदु से D1 दूरी पर रखने पर या इसको ये लिख लें, गॉस की 10A स्थिति में चुंबक के मध्य बिंदु से दूरी D1 पर, है ना, D1 पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।
जब हम पहले चुंबक को यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो पहले चुंबक को जब हम लेकर आते हैं, इसका N ध्रुव, इसका S ध्रुव, ठीक है। तो जब पहले चुंबक को लेके आते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। क्यों विक्षेप उत्पन्न होगा इस पर, क्योंकि पहले चुंबक के द्वारा क्या लगेगा, तीव्रता लगेगा, ठीक है। तो तीव्रता चूंकि इस पे लग रहा है, और कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो हम अक्षीय स्थिति का सूत्र क्या जानते हैं, अक्षीय स्थिति में लगने वाली तीव्रता का सूत्र ये हम यहाँ पे, चूंकि अक्षीय स्थिति के लिए D का मान क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का μ0/4 पाई इंटू 2m d/d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। अक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पहले वाले चुंबक के लिए लगाएंगे, ठीक। तो पहले वाले चुंबक के लिए क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा B1 इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर दीजिए, μ0/4 पाई इंटू 2m के जगह में क्या हो जाएगा, m1 है ना, और d के जगह में d1, ठीक, अपॉन फिर d के जगह में d1 का स्क्वायर माइनस l के जगह में l1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये पहले चुंबक के कारण क्या हुआ, इस पर तीव्रता लगता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इधर से दूसरे चुंबक को लेके आएंगे, ठीक है। इधर से क्या करेंगे, दूसरे चुंबक को लेके आएंगे। तो ये दूसरे चुंबक के कारण भी क्या होगा, इस पर एक तीव्रता लगेगा, ठीक। दूसरे चुंबक के कारण भी क्या होगा, इस पर तीव्रता लगेगा। अब यहाँ पे हम पुनः मान लेते हैं कि यह जो दूसरा चुंबक है ना, दूसरा चुंबक के लिए है ना, लंबाई हम मान लेते हैं, प्रभावी लंबाई 2L2 है ना, ठीक है। और जो है चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, M2 है ना, और जो दूरी है वो D2। हमने जो दूसरा चुंबक लाया उसको कितने दूरी पर रखें, D2। तो उस पर जो है चुंबकीय सुई पर तीव्रता, ठीक है। तो चुंबकीय सुई पर लगने वाली तीव्रता क्या हो जाएगा, इसको हम B2 से दिखाते हैं, ठीक है। B2 इज इक्वल टू, यही मान पे हम 2 पुट करेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। μ0/4 पाई इंटू 2m2 d2 अपॉन d2 का स्क्वायर माइनस l2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इस समीकरण को हम पहला ले लें, इस समीकरण को दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये हम पहले चुंबक को ऐसा लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इसका जो N ध्रुव सुई की ओर है, तो दूसरा चुंबक का भी N ध्रुव कैसा होना चाहिए, सुई की ओर होनी चाहिए, यानी समान ध्रुव कैसे होने चाहिए, सुई की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा चुंबक है इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार लेके आते हैं। पहला चुंबक जब हम लेके आए तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको विक्षेप मिलेगा ऐसा, ठीक, इसमें ऐसा विक्षेप मिलेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही हम इसका दूसरा चुंबक ऐसा लेके आते हैं तो ये विक्षेप क्या होने लगता है, विक्षेप जो है खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रारंभ की अवस्था जो 0 है वहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन चुंबकों को जब पहले चुंबक रखते हैं तो विक्षेप आता है, और दूसरा चुंबक उसके विक्षेप को क्या कर देता है, खत्म कर देता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा लगाया गया तीव्रता, पहले चुंबक के द्वारा लगाया गया तीव्रता दूसरे चुंबक के द्वारा लगाया गया तीव्रता के बराबर किंतु विपरीत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 का मान B2 के बराबर होगा, ठीक। चूँकि इनके दोनों के द्वारा लगाया गया तीव्रता कैसे होता है, समान, बराबर किंतु विपरीत होता है, इसलिए B1 का मान किसके बराबर होता है, B2 के बराबर होता है। B1 का मान किसके बराबर होता है, B2 के बराबर होता है। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से μ0/4 पाई इंटू 2m1 d1 अपॉन d1 का स्क्वायर माइनस l1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई गुणित 2m
2d2 बटा d2 का वर्ग ऋण L2 का वर्ग की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो समीकरण जो दोनों बराबर हो गए है ना, तो यहाँ क्या हो सकता है, ये मान म्यू 0/4 इस म्यू 0/4 को क्या कर देगा, काट देगा है ना, जब इधर आएगा तो वो कैंसिल कर देगा। इसी तरीके से ये जो 2 है ये भी क्या कर देगा, इधर के जो 2 है इसको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा है ना। तो हमारे पास मान कितना बच जाएगा, हमारे पास जो मान बचेगा वो आ जाएगा m1 d1 है ना, और d1 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर है ना m2 ठीक d2 और d2 का वर्ग ऋण L2 का वर्ग और पूरे का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से ये मान आएगा। यहाँ से हम m1 बटा m2 को इधर नीचे ले आइए और इस राशि को ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये m1 अपने जगह में है, m2 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक, बराबर d2 अपनी जगह में रहेगा, ये वाला राशि नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो d1 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर ये ऊपर चला गया, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे अपना d2। ठीक है, बटा ये अपने जगह में है, d2 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर कहाँ है, अपनी जगह में का होल स्क्वायर। ये d1 जो है नीचे चला जाएगा, क्योंकि उस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से m1/m2 का ये मान निकल गया, समीकरण 3। ठीक, अब यहाँ पर हम एक स्थिति ले सकते हैं कि यदि d1 बहुत बड़ा है L1 से, ठीक है ना, d1 जो है या d जो है, ठीक है, d1 d2 दोनों आ जाएगा d में, तो d बहुत बड़ा है जब L से, तो उस स्थिति में L क्या हो जाएगा, ये दोनों L 0 हो जाएंगे। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो d1 की घात 2 और ये पूरे की घात 2 है ना, ये पूरे की घात 2, d1 की घात 2 और पूरे की घात 2। ठीक, ये बचेगा अपने पास। ठीक, तो इसको हम क्या करें, हल करके देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि d का मान बहुत बड़ा है L से, उस स्थिति में m1/m2 इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर माइनस 0 मतलब वो मान हट जाएगा का वर्ग बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2 की घात 2 और पूरे की घात 2 है ना, ऊपर में बच जाएगा d2 और नीचे में d1। ठीक है, क्योंकि आपका L कहाँ चला गया, L जो है शून्य की ओर, नगण्य की ओर चला गया, तो यहाँ से हम L को जो है कहाँ रख दिए, 0 0 रख दिए। ठीक, अब ये जो मान मिलेगा क्या मिलेगा, d1 की घात 2 पूरे की घात 2 मतलब कितना घात, 4 घात, और d2 ये हो गया, और बटा d2 की घात कितना हो जाएगा, 2 2 4 गुणित d1। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम है ना, ये d1 का घात 4 है और यहाँ d1 का 1 घात है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर में d1 की घात कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। ये 4 घात को 1 घात से काटे तो कितना बचेगा, d1 की घात 3। ठीक, वैसे d2 और इसके 4 घात, ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा, d2 की घात 3। ठीक, तो इस तरीके से m1/m2 का मान हमको मिल जाएगा, ये समीकरण 4। ठीक है, क्या मिला, m1/m2 इक्वल टू d1 की घात 3 बटा d2 की घात 3 है ना, यानी कि हम जो पहला चुंबक होगा उस चुंबक का चुंबकीय सुई से दूरी है ना, चुंबक के मध्य बिंदु से, ठीक है, चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबकीय सुई की है ना दूरी, और
वैसी चुंबक के दूसरा चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की सुई की दूरी, ठीक है। ये जब मान निकाल लेते हैं तो इनकी सहायता से हम किसका मान निकाल लेंगे, m1 और m2 का मान, ठीक। यानी यहाँ से ये जो मध्य बिंदु है, ठीक है, इस मध्य बिंदु से इसकी दूरी d1, ठीक, और दूसरा चुंबक, ठीक, इस दूसरे चुंबक के मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी d2, इसका जब मान निकाल लेते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, m1/m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, प्रेक्षण सारणी तैयार करना है, ठीक। सावधानियाँ क्या क्या रखना है इस प्रयोग के दौरान। सावधानियाँ, जो प्रमुख सावधानियाँ वही होती हैं कि हमको जो है प्रयोग के दौरान कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ पास में नहीं रखना है, ठीक है। मापन करते समय अपनी आँखों को और जो सुई है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसको बिल्कुल संपाती होना चाहिए। एक बार समंजित होने के बाद इसे हिलाना नहीं चाहिए, है ना। और प्रेक्षण जो सारणी है, ठीक है, तो प्रेक्षण सारणी तैयार करना है। इसके लिए हम प्रयोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। प्रेक्षण सारणी, सर्वप्रथम इसको हम क्या कर लेते हैं, सर्वप्रथम हम इसको जो समंजित करते हैं, ठीक है। गॉस की टेन स्थिति में समंजित करते हैं, ये मालूम है आपको पूर्व पश्चिम दिशा में रखना है, ठीक। उसके बाद सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस सुई से 0 0, है ना, ये इस प्रकार से इसको समंजित करें कि 0 0 में ये आए और संकेत भी जो है 0 0 के समांतर हो जाए। इस प्रकार जब इसको टेन स्थिति में समंजित करते हैं और पहला चुंबक लेकर आते हैं, ठीक है, ये आपका पहला चुंबक, ठीक। पहला चुंबक जब इसको लेके आए तो ये ध्यान रखना है कि हम पहला चुंबक के लिए एक निश्चित बिंदु तय कर दें, ठीक है। पहला चुंबक जो भी इधर भुजा मिलाए चाहे इस भुजा मिलाए, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, पहले चुंबक के लिए, ये जो पहला चुंबक है इसके लिए एक बिंदु, निश्चित बिंदु तय कर लेंगे, ठीक। यानी d1 का मान हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल जो है निश्चित बिंदु तय कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो इस मान को हम क्या कर लिए हैं, मान लिए, ठीक। अब ये जो पहला चुंबक है इसका n ध्रुव और n ध्रुव को जब लाते हैं तो यहाँ विक्षेप होगा, विक्षेप 30 से 60 के बीच में होता है, ठीक, उसी के बीच में रखना है हमको विक्षेप। और उसके बाद ये जो दूसरा चुंबक लाते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि यदि हम n ध्रुव को चुंबकीय सुई के पास लाते हैं तो इधर भी हमको क्या करना है, n ध्रुव को चुंबकीय सुई के पास लाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो विक्षेप उत्पन्न हो गया था, जब दूसरा चुंबक हम लेके आते हैं तो उसमें क्या होने लगेगा, वो शून्य में आने लगेगा, शून्य की स्थिति में आने लगेगा, ठीक। तो ये जो दूरी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाया, तो इसके मध्य बिंदु से वहाँ सुई तक की दूरी को हम क्या कर लेंगे, उस दूरी को हम माप लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो d2 की दूरी होगा उसको हम क्या करेंगे, माप लेंगे, ठीक। इस तरीके से ये जो d2 की दूरी पर यह चुंबकीय सुई कैसा हो जाता है, शून्य स्थिति में आ जाता है। अब यहाँ पर हमने कितना मापा, जब हमारा पहला चुंबक जो है कहाँ, किस भुजा में है, पश्चिम भुजा में है, तो इस स्थिति में हमने कितना प्रयोग किया या प्रयोग को कितने बार दोहराया, तो ये हो गया दूसरा चुंबक का उत्तरी ध्रुव, है ना, सीधा रखें और क्या करेंगे, इसको पलट कर रखें, ठीक है, सीधा रखें और पलट कर। तो कितना मान मिला हमको, कितना मान मिल जाएगा, 2 मान, ठीक है, कितना मान, 2 मान, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले चुंबक को अब क्या कर देंगे, ऐसे पलट देंगे, दूसरे चुंबक को क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब सीधा रखेंगे और पलट कर, सीधा रखें और पलट कर, तो ये टोटल कितने मान हो गए, 2 और 2 4 मान, ठीक है। जबकि हमने पहला चुंबक को कहाँ पे रखा था, पहला चुंबक को हमने कहाँ पे रखा था, पश्चिम भुजा में रखा था, ठीक। अब जो पहला चुंबक है उसको हम कहाँ रख देते हैं, पहला चुंबक को हम पूर्व भुजा में रख देते हैं, पहला चुंबक को कहाँ रखते हैं, पूर्व भुजा में, और वही प्रयोग को पुनः दोहराते हैं, ठीक है। ये n ध्रुव है, ये n ध्रुव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, सीधा रखा है, इसको भी सीधा रखा है और सीधा और एक पलट कर। कितने मान मिले, ये मान मिला हमको 2 धन। अब हम पहला चुंबक को क्या करेंगे, पहला चुंबक को हम पलट देंगे, ठीक है, पहले चुंबक को क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरा चुंबक को इस प्रकार से सीधा रखेंगे और एक बार पलट कर। तो इस तरीके से कितना मान मिल गया,
पुनः 2 मान मिल गया। ठीक है, तो n ध्रुव के लिए आपको कितना मान मिला, ये 2 और 2 4 और इधर 2 और 2 4 है ना, मतलब टोटल कितना हो गया 8। कितना हो गया टोटल 8। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं s ध्रुव के लिए भी करेंगे। ये s ध्रुव ले लीजिए, ये s ध्रुव, ठीक, पहला चुंबक सीधा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीधा और ये पलट कर 2 मान मिले। ठीक है, अब इसको पलट दीजिए, पहला चुंबक को पलट दीजिए और दूसरा चुंबक को पुनः सीधा और पलट कर। ठीक, तो इसमें 2 और 2 4 मान मिले। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले चुंबक को हम कहाँ ले जाते हैं, पहले चुंबक को इसमें ले जाते हैं, इस भुजा में। ठीक है, और यहाँ पर S और S ध्रुव। ठीक है, ये पहला चुंबक, ये दूसरा चुंबक है ना। ठीक है, ये पहला चुंबक इधर और ये दूसरा चुंबक इस ओर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये S, ठीक, ये सीधा और ये पलट कर 2 मान। ठीक, इसी तरीके से इसको पलट देंगे और फिर क्या करेंगे, पुनः सीधा और पलटकर 2 मान हम प्राप्त करेंगे। इस तरीके से हम प्रति बार क्या करेंगे, n ध्रुव के लिए 8 मान और s ध्रुव के लिए भी कितना मान प्राप्त करते हैं, 8 मान प्राप्त करते हैं। टोटल कितना मान आ जाएगा, 16 मान। ठीक है, टोटल कितना मान आ जाएगा, 16 मान। ठीक, इस 16 मान जो प्राप्त होगा उसको हम क्या करेंगे, भाग दे करके, 16 से भाग दे करके, उनको सबको जोड़कर 16 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको जो है d2 की मध्यमान मिल जाएगा, d2 दूरी का मध्यमान मिल जाएगा। इसको हम प्रेक्षण सारणी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रेक्षण सारणी शून्य विक्षेप विधि में गॉस के 10A स्थिति के लिए प्रेक्षण सारणी, पहले चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबकीय सुई की दूरी। ठीक है, इस दूरी को क्या करना है, आपको बताए थे कि इसको हमें निश्चित मान लेना है। ठीक, इसको हमको क्या कर लेना है, निश्चित मान लेना है। और दूसरा जो चुंबक हमारे पास है, ठीक, उसको हमको क्या करना है, बार बार है ना, समान ध्रुवों को पास ला करके एक बार सीधा फिर पलट कर। ठीक है, उसके बाद पहले चुंबक को सीधा पलट दिए और फिर सीधा और पलट कर, इस प्रकार हमको क्या मान करना है, उनका मान जो है निकालना है। तो पहला चुंबक सीधा जब रहता है तो दूसरे चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबकीय सुई की दूरी d2 को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बार पश्चिमी भुजा में किए, एक बार पूर्वी भुजा में किए। ठीक है, n सुई सीधा है पलट कर, है ना, s सुई सीधा है पलट कर। इसी तरीके से पूर्वी भुजा के लिए क्या हो जाएगा, n सुई सीधा पलटकर, s सुई सीधा पलटकर। ठीक, उसी प्रकार पहला चुंबक पलक के फलक को हम क्या कर सकते हैं, पलटकर इस प्रयोग को पुनः दोहरा सकते हैं। तो पश्चिमी भुजा पर n सुई सीधा पलटकर, s सुई सीधा पलटकर। इसी तरीके से पूर्वी भुजा पर क्या हो जाएगा, n सुई सीधा पलटकर, s सुई जो है सीधा और पलटकर। इस प्रकार इस प्रयोग में आपको ध्यान देना है कि दोनों जो ध्रुव हैं वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा, ये इस तरीके से n है तो ये n, ठीक है, n है तो n, और एक बार सीधा और क्या लेना है, एक बार पलट कर लेना है। ठीक, उसी प्रकार इसको जो है पलट दिए, पहले वाले को पलट दिए तो इसका पुनः क्या करना है, सीधा और पलट कर। 4 मान हो गया। अब ये पहले चुंबक को हमको कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। ठीक है, और इसका जो है मान वैसे ही गणना करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा शून्य विक्षेप विधि में गॉस की 10A स्थिति के लिए किस प्रकार से हमको प्रयोग करना है। ठीक है, अब जो है हम शून्य विक्षेप विधि में गॉस की 10B स्थिति के लिए क्या करें, चुंबकीय आघूर्णों का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो गॉस की कौन सी स्थिति, 10B स्थिति। ठीक है, गॉस की 10B स्थिति। तो गॉस की 10B स्थिति में हम जो विक्षेप चुंबकत्व मापी लेते हैं उसकी दिशा कहाँ रखते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा, है ना, कहाँ रखते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा में इसको रखते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, विक्षेप चुंबकत्व मापी होता है, और जो हम चुंबक लेते हैं वो सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस चुंबक को लिया। ठीक,
कौन सा चुंबक, पहला चुंबक को। ठीक है, जब यहाँ पर लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सुई है वो निरक्षीय स्थिति में है। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो उसको हम क्या कहते हैं, गॉस की 10B स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो गॉस की 10B स्थिति में, है ना, गॉस की 10B स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही पहले चुंबक को लाते हैं तो इसमें सुई में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक, क्योंकि पहला चुंबक क्या लगा रहा है, तीव्रता लगा रहा है। पहला चुंबक क्या लगा रहा है, तीव्रता लगा रहा है। ठीक है, तो हम पुनः मान लेते हैं पहला चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितना है, 2L1 है। ठीक है, और उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, चुंबकीय आघूर्ण है M1, और इसको कितनी दूरी पर रखें, यदि इसके मध्य बिंदु से D1 दूरी पर रखें तो इसकी तीव्रता, है ना, D मध्य बिंदु से D1 दूरी पर रखने पर तीव्रता, ठीक है, मध्य बिंदु पर रखने पर जो तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम दिखाएंगे B1 से। B1 इज इक्वल टू, अब आपको ये सूत्र मालूम है ना, कि निरक्षीय स्थिति के लिए B का मान क्या होता है, निरक्षीय स्थिति के लिए B का मान होता है B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू क्या हो जाता है, इंटू M अपॉन D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर उसकी घात 3/2। ठीक है, यही होता है ना निरक्षीय स्थिति के लिए। तो हम इस चुंबक के लिए, पहले चुंबक के लिए ले रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू B1 बराबर μ0/4 पाई, है ना, μ0/4 पाई गुणित, है ना, यहाँ पे पहले चुंबक के लिए M1 है ना, और D1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर, है ना, उसका 3/2 है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पहले चुंबक के कारण इस पर लगने वाली तीव्रता, जिसके कारण इसमें विक्षेप आ जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब दूसरे चुंबक को यहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये विक्षेप पुनः प्रारंभ अवस्था में लौटना चालू कर देता है और ये कहाँ पे आ जाता है, 0 में। ठीक है, जब हम किसको लाते हैं, दूसरा चुंबक। ठीक, तो ये जो दूसरा चुंबक ले रहे हैं उसको पुनः मान लेते हैं, उसका दूसरा चुंबक की यदि प्रभावकारी लंबाई कितना है, प्रभावकारी लंबाई 2L2 है ना, चुंबकीय आघूर्ण कितना है, चुंबकीय आघूर्ण M2 है ना, मध्य बिंदु से दूरी D2 हो तो तीव्रता क्या हो जाएगा, तीव्रता का मान हो जाएगा B2, है ना, तीव्रता का मान हो जाएगा B2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू क्या होगा, M2 अपॉन D2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर उसकी घात कितना, 3/2, उसकी घात कितना, 3/2। तो इस तरीके से ये पहला समीकरण हो गया और ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक है, ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। ठीक, चूंकि पहले चुंबक को लाने से इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, ठीक, और दूसरे चुंबक को जब हम लाते हैं तो इसमें से विक्षेप क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका मतलब इनकी तीव्रता कैसी है, दोनों की तीव्रता बराबर किंतु विपरीत है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि B1 बराबर क्या है, B1 बराबर है B2 के। B1 किसके बराबर है, B2 के बराबर है। यहाँ से इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, ये साइड बराबर हो जाएगा, इंटू M1 अपॉन D1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर उसकी घात 3/2 बराबर μ0/4 पाई इंटू M2 अपॉन D2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 3/2। अब यहाँ पर आपको मालूम है गणितीय नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये μ0/4 पाई दोनों साइड से कट जाएंगे। ठीक, बचेगा क्या मान, M1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
m1 ये m2 को यहाँ ला सकते हैं, यदि हमको m1 बटा m2 का मान चाहिए तो m1 बटा ये m2 को इधर ले आए, ये m2 हो गया, इज इक्वल टू इसको हम उधर ले जाते हैं। ठीक, क्या मिलेगा, d1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर की घात 3/2 और बटा यहाँ मिल जाएगा d2 की घात 2 धन l2 की घात 2 पूरे की घात 3/2। ठीक, इस तरीके से ये जो मान मिलता है इसको हम कहते हैं समीकरण 3। इसकी सहायता से हम दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम D को बहुत बड़ा ले लें L से, D को कैसा ले लें, बहुत बड़ा ले लें L से, ठीक है, तो उस स्थिति में यह होता भी है, D बहुत अधिक होता है L से जो चुंबक लेते हैं उससे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ L का मान लिखा है L1 L2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 की ओर। तो यहाँ पे L कहाँ की ओर जाएगा, 0 की ओर। ठीक, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं इस समीकरण में, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं 0 दोनों के जगह में। ठीक, तो क्या मिलेगा, उस समय हमको m1/m2 बराबर मिल जाएगा d1 की घात 2, d1 की घात 2 और ये 0 हो गया। ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो इसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, 0 हो गया तो ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, घात 3/2 और नीचे में वैसे क्या हो जाएगा, d2 की घात 2, ये 0 हो गया पूरा मान, ये हो जाएगा 3/2। ठीक, तो d2 की घात 2 और पूरे की घात क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। इस मान को थोड़ा सा और हल करें, क्या मिल जाएगा, m1/m2 इक्वल टू d1 की घात 2 और पूरे की घात 3/2 और यहाँ पे d2 की घात 2 गुणित 3/2। तो ये 2 घात से कैंसल, ये 2 घात से कैंसल, है ना, समाप्त हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। d1 की घात कितना बच जाएगा, 3 और यहाँ पे भी बच जाएगा d2 की घात 3। ये मिल गया हमको m1/m2 का मान। ये इस मान को हम ले सकते हैं समीकरण 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सूत्र की स्थापना हो जाता है ना, सूत्र की स्थापना। अब जो है ना, हम क्या देख सकते हैं, इसके लिए प्रेक्षण सारणी देख सकते हैं, यानी हमको जो है d1 और d2 का मान ज्ञात करके यदि इस सूत्र में रख दी तो हमारे लिए m1 और m2 का मान मिल जाएगा। ठीक, प्रयोग कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताई हूँ 10B स्थिति के लिए पूर्व दिशा का बहुत महत्व है। कौन सी दिशा का, पूर्व दिशा। ठीक है, और अभी हमने जो गॉस के 10A स्थिति के लिए जो पढ़ा था उसमें आपने इस चीज को देखा था कि इस प्रकार जब हम विक्षेप चुंबकत्व मापी को रखते थे और प्रयोग करते थे तो उसमें आपने क्या देखा, n ध्रुव को हम पास लाते थे। ठीक है, शून्य विक्षेप विधि क्या लाते थे, समान ध्रुवों को पास लाते थे, n ध्रुव है तो n ध्रुव, s है तो s। ठीक है, लेकिन इस प्रयोग में हम क्या करेंगे, यदि हम n को पूर्व दिशा में रखें तो यहाँ पे जो दूसरा चुंबक है उसमें क्या करेंगे, हम s को पूर्व दिशा में रखेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए प्रयोग देखिए किस प्रकार से करेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि जिसके लिए आपको प्रयोग करना है, ठीक है, जैसे पहला चुंबक है, इसके लिए यदि आपको क्या करना है, प्रयोग करना है तो n जो ध्रुव है n के लिए करना है तो उसको कहाँ रखेंगे, आप पूर्व रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला चुंबक। ठीक, दूसरा चुंबक जो आप लेंगे, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, s को कहाँ रखेंगे, पूर्व की ओर। ठीक, यानी विपरीत ध्रुवों को आप कहाँ रखेंगे, पूर्व की ओर रखेंगे। ठीक, और इसके लिए प्रयोग को दर्शाएंगे, दोहराएंगे। ठीक है ना। तो पहला चुंबक जैसे ले लीजिए, ये है आपका दक्षिण भुजा में हम पहला चुंबक ले रहे हैं, इसका n कहाँ पे है, पूर्व की ओर है। ठीक, और इसका जो है दूसरा जो चुंबक है इसका s कहाँ है, पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये हमने एक बार सीधा रखा, दूरी ज्ञात कर लिया, d2 का मान ज्ञात कर लिया और इसको पलट दिया। ठीक है,
पलट दिया तो मान ज्ञात कर लिया, ठीक, 2 मान हो गए, है ना। इसी प्रकार पहला चुंबक को आप पलट दीजिए, ये पहला चुंबक को पलट दीजिए, है ना, और इस स्थिति में दूसरे चुंबक को सीधा रखिए, ठीक, और पलट दीजिए, तो कितना हो गया, इसके लिए 2 मान हो गए, ठीक, तो 2 2 4 मान, ठीक है, क्या हो गया, 2 और 2 4 मान, 2 धन 2 कितना मान हो गया, 4 मान, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये जो पहला चुंबक है उसको आप कहाँ ले जाएंगे, इसको दक्षिणी भुजा में ले जाएंगे, सॉरी उत्तर भुजा में ले जाएंगे, है ना, और ये जो चुंबक, दूसरा जो चुंबक हमने लिया है, इसको क्या करेंगे, इसके एस सिरा को कहाँ पे रखेंगे, इस प्रकार, ठीक है। तो ये जब सीधा है, ठीक, तो इसको सीधा और पलट कर 2 मान मिला, सीधा और पलट कर 2 मान मिला। अब इसको पलट दीजिए, पहले चुंबक को पलट दीजिए, ठीक है, और इसमें जो है, जो दूसरा चुंबक है उसको सीधा रखें, 1 मान हुआ और ये दूसरा मान, ठीक। तो इस तरीके से हमको पुनः क्या होता है, 4 मान, 2 और 2 4 मान प्राप्त होता है। किस ध्रुव के लिए, एन ध्रुव के लिए, ठीक है, कौन से ध्रुव के लिए, एन ध्रुव के लिए, ठीक। इसी तरीके से, है ना, ये 2 और 2 4, है ना, 2 और 2 4, टोटल कितना मान हो गया, टोटल एन ध्रुव का 8 मान हो गया, ठीक। इसी प्रकार जो पहला जो चुंबक है ना, इसका हमको एस जब ध्रुव लेना है तो ऐसा एस ध्रुव लेंगे, ठीक है, और दूसरे चुंबक का कौन सा ध्रुव लेंगे, एन ध्रुव, ठीक। तो इस प्रकार एस जब लेते हैं, ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सीधा और ये पलट कर, ठीक है, और इसको पलट दिए तो फिर सीधा और फिर पलट कर, इस तरीके से हम मान लेंगे। और इसके बाद जो पहला चुंबक है इसको यहाँ ले गए, है ना, पहले चुंबक को यहाँ ले गए और इसका सीधा एस, है ना, यहाँ पे एन, तो ये सीधा है, ये सीधा और इसके लिए पलट कर मान लेंगे, इसको पलट देंगे फिर, और इसका सीधा और फिर पुनः पलट कर, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मान प्राप्त करेंगे। तो एस ध्रुव के लिए भी कितना हो जाएगा, 8 मान हमको प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से 8 और 8 कितना मान प्राप्त हुए, 16 मान प्राप्त हुए, ठीक है। 8 और 8 कितने मान प्राप्त हुए, 16 मान प्राप्त हुए, ठीक। इन 16 मानों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ करके क्या करेंगे, उनको जोड़ करके हम 16 से भाग दे देंगे तो हमको D2 का मध्य मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। D1 को हमको एक निश्चित दूरी पर रखना है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसके लिए प्रेक्षण सारणी देख सकते हैं। शून्य विक्षेप विधि गॉस की 10वीं स्थिति के लिए पहले चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबकीय सुई की दूरी जो D1 है उसको आपको क्या करना है, एक स्थिर जो है बिंदु मानना है। जैसे 14 सेंटीमीटर में आपने पहला चुंबक को रख लिया तो उसको उसी की दूरी पर रखेंगे, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में। और हमको मान किसका लेना है, जो दूरी है किसका मापन करना है, दूसरे चुंबक के लिए मापन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला चुंबक को कैसे रखेंगे, सीधा रखेंगे एक बार, और दूसरी बार जो है पहले चुंबक के फलक को पलट कर रखेंगे, ठीक है। तो दूसरे चुंबक के मध्य बिंदु की दूरी है ना, हम सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेंगे। दक्षिण भुजा पर एस को पूर्व में रखेंगे तो सीधा पलट कर, एल को पूर्व में रखेंगे तो सीधा पलट कर। वैसी उत्तरी भुजा पर एस पूर्व में है तो सीधा पलट कर, एन पूर्व में है तो सीधा पलट कर। फिर जब हम फलक पलट देते हैं तो उस समय दूसरे चुंबक के मध्य बिंदु से हमको दूरी ज्ञात करना है। तो दक्षिणी भुजा पर एस पूर्व सीधा पलट कर, एन पूर्व सीधा पलट कर। वैसी उत्तरी भुजा पर एस पूर्व सीधा पलट कर, एन पूर्व सीधा पलट कर जो है मान हमको ये जो है 16 मान मिलेंगे, जिनका हम मध्य मान निकाल के हम D2 की दूरी ज्ञात करके सूत्र में जब इसको रख देते हैं इस तरीके से तो हमको क्या हो जाता है, ये मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। M1 और M2 का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि शून्य विक्षेप विधि में कैसे क्रिया विधि होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।